बच्चों, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो पहला आइटम जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है उसको बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें हम ऐड करते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। Provision for taxation means we have to pay tax in future, and for paying that tax in future we are keeping some fund in advance with us. That is what we call provision for taxation. Provision for taxation का मतलब हमने भविष्य में एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च को टैक्स पे करना है, उसके लिए हम पहले से अपने पास जो फंड का अरेंजमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। इसको हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करते हैं, पहला आइटम। दूसरा आइटम प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है कि डिविडेंड हमने अपने शेयर होल्डर को कितना पे करना है। 10% पे करना है, 5% पे करना है, 12% पे करना है। वो डिविडेंड हम लोग प्रपोज करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की मीटिंग्स होती हैं और वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि हम लोग इस वर्ष फाइनेंशियल ईयर के एंड में कितना डिविडेंड पे करेंगे शेयर होल्डर को। दैट इज़ कॉल्ड प्रपोज डिविडेंड। एशियन कंट्री में, इंडिया में आम तौर पे डिविडेंड साल के एंड में पे किया जाता है और कंपनी के नेट प्रॉफिट में से पे किया जाता है। जो भी नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है एंड ऑफ द ईयर में। उसको हम बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि ऐसा डिविडेंड जो हम एंड ऑफ द ईयर में पे नहीं करते, इस डिविडेंड को हम मिड ऑफ द ईयर में या किसी भी डेट को पे करते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के बीच में आती हो। इंटरिम का मतलब होता है इंटरनल, हिंदी में इसको बोलते हैं आंतरिक। इंटरनल डिविडेंड मीन्स ऐसा डिविडेंड जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच की किसी डेट में पे किया गया हो। यूरोपियन कंट्रीज़ में ये रिवाज है, वहाँ के देशों में वो लोग डिविडेंड आमतौर पे मिड ऑफ द ईयर में पे करते हैं या क्वार्टरली पे करते हैं। उस डिविडेंड को इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। और ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है ये कंपनी के नेट प्रॉफिट में से पे नहीं किया जाता, ये कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में से पे किया जाता है, कंपनी के रिटेन अर्निंग्स, कंपनी के जर्नलिज्म में से पे किया जाता है। और यूरोपियन कंट्री आमतौर पे इस तरीके का डिविडेंड पे करती है, इंटरिम डिविडेंड। क्वार्टरली भी पे कर सकती हैं, मिड ऑफ द ईयर में भी पे कर सकती हैं। और यूरोपियन कंट्री में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, इन कंट्रीज़ में आमतौर पे इंटरिम डिविडेंड पे करने का सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। एक व्यक्ति, मान लीजिएगा राम, कहीं पर जॉब करता है और हर महीने उसको सैलरी मिलती है 50,000 रुपये। उस 50,000 को वो अपने फैमिली के खर्चों में खर्च करता है। सारा खर्च करने के बाद एंड ऑफ द ईयर में उसके पास 12,000 बच जाते हैं। उस 12,000 को वो बैंक में सेव कर देता है। उसको हम बोलते हैं द सेविंग ऑफ ए हाउस होल्ड। ठीक है, जिस तरीके से एक व्यक्ति अपने सरप्लस पैसे को बैंक में जमा करता है उसको बोलते हैं सेविंग। उसी तरीके से कंपनी भी अपने प्रॉफिट, अपना सारा का सारा प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर में एज ए डिविडेंड डिवाइड नहीं करती, उसमें से वो कुछ प्रॉफिट सेव कर लेती है, भविष्य के लिए सेव कर लेती है, ताकि उस पैसे को इस्तेमाल कर सके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या
किसी भी और पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। जो कंपनी की सेविंग होती है उसको अलग नाम से बुलाया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल जनरल रिजर्व। और वो जो सेविंग अगर एक आम व्यक्ति करता है तो उसको बोलते हैं, उसको हम नॉर्मल सेविंग बोलते हैं। वो बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोल सकता है। लेकिन जब कंपनी सेविंग करती है, अपने सरप्लस प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो सेव कर लेती है हर साल। उन्होंने अगर मान लो कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि हर साल जितना भी हमें प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द ईयर में हम उसका 20% अलग से सेव कर लेंगे, ताकि उस पैसे को हम आगे भविष्य में किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें, बिजनेस की एक्सपेंशन में यूज़ कर सकें, मॉडर्नाइजेशन में, या बिजनेस की फर्दर ग्रोथ में, या री इन्वेस्टमेंट में। तो वो 20% कंपनी हर साल अलग से सेव कर लेगी। मान लो कंपनी को 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और कंपनी उसमें से 20% सेव करना चाहती है, तो 20 लाख का 20% 4 लाख रुपए वो अलग से सेव कर देगी। बाकी का बचा हुआ 16 लाख रुपए वो शेयर होल्डर में एज ए डिविडेंड डिवाइड करेगी। इसको बोलते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसको भी हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करते हैं। एबनॉर्मल लॉसेस के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत विस्तार से हम लोग समझेंगे। इसके बाद एबनॉर्मल इनकम को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान में, इंडिया में जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो एडवांस टैक्स पे करती हैं। उनको क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। हर मतलब इनकम बाद में जनरेट होती है, उनकी टैक्स इवेजन बाद में होता है, लेकिन उनको एक कॉनोटेशन के बेसिस पे, एक एस्टिमेशन के बेसिस पे उनको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है। वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर में हमारा इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो इस हिसाब से हमें इतना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ सकता है। तो वो एक अंदाजे के बेसिस पे एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनसे एडवांस टैक्स क्लेम करता है। तो एडवांस टैक्स पे करने के बाद एंड ऑफ द ईयर में जब फाइनल असेसमेंट होती है, टैक्स असेसमेंट होती है, बुक की ऑडिटिंग होती है, उसके बाद वो एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के बाद जो उनका टैक्स बनता है, अगर मान लो वो टैक्स जो उन्होंने एडवांस टैक्स पे किया उससे वो कम है, तो जितना भी फालतू टैक्स गवर्नमेंट के पास चला गया, गवर्नमेंट उस टैक्स को बिजनेसमैन या कंपनी को वापस कर देती है। उसको बोलते हैं रिफंड ऑफ टैक्स। इसको हम लोग माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद एंड में हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना स्टार्ट करते हैं बच्चों। और ये जो पोर्शन है, ये जो वर्किंग है, आपको उसको वर्किंग नोट में दिखाना है। इसको आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाना, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग जो भी प्रेजेंटेशन देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद की प्रेजेंटेशन देते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होती है उसको समझेंगे, और लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर जो है हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सो ये आपका फ्लो चार्ट है। पहले आपने क्या करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है,
ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, फिर उसके बाद करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, लास्ट में करंट असेट्स करंट लायबिलिटी का क्या रोल है, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स द मेन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी की जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी की मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? मारुति कंपनी की मेन बिजनेस एक्टिविटी है कार मैन्युफैक्चर करना और उसको बेचना, ये इसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है। सिमिलरली टाइटन कंपनी की मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? रिस्ट वॉचेस बनाना और उसको मार्केट में बेचना, ये इसकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सिमिलरली एक टीचर की मेन ऑपरेटिंग क्या है, एक्टिविटी क्या है? बच्चों को पढ़ाना, टू टीच, और उनको पढ़ा के अपनी लाइवलीहुड अर्न करना, ये टीचर की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सिमिलरली एक स्कूल की ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? स्कूल की ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है बच्चों को पढ़ाना, टू टीच स्टूडेंट, ठीक है। और एक बैंक की ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी? एक बैंक की ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन देना, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे एक ब्रोकर का मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है? टू सेल एंड टू बाय गुड्स, टू बाय प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को बाय और सेल करना। बिजनेस एक्टिविटी होती है किसी भी कंपनी की या किसी भी व्यक्ति की, वो डिपेंड करता है उसके बिजनेस का नेचर क्या है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर क्या है। मारुति कंपनी कार बनाती है, कार मैन्युफैक्चर करके बेचती है, उसका प्रॉफिट कार बेचने से होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है उसकी? कार बनाना और बेचना, मेन बिजनेस एक्टिविटी। टाइटन वॉचेस बनाती है, वॉचेस बना के बेचती है। टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, उसकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या मेन बिजनेस एक्टिविटी है। स्कूल का काम भी है बच्चों को पढ़ाना। बैंक की मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? लोगों को लोन्स वगैरह देना और लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। और ब्रोकर का काम क्या होता है? घर बेचने और घर खरीदने में कस्टमर की हेल्प करना और बदले में कमीशन लेना, ये इसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है किसी कंपनी की, जिसका हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अब ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ऑपरेटिंग इनकम। अब ऑपरेटिंग इनकम क्या है? ऑपरेटिंग इनकम मीन्स income earned from ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी आपको इनकम हुई है उसको हम ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, ठीक है। मारुति कंपनी को कार बनाकर जो उन्होंने बेचा, उससे जो उनको प्रॉफिट हुआ वो उसकी ऑपरेटिंग इनकम हो गई। सिमिलरली एक टीचर को जो बच्चों को पढ़ाने से जो भी पैसे मिले वो उसकी ऑपरेटिंग इनकम हो गई, यानी जो भी उसको ट्यूशन फ़ी मिली ये ऑपरेटिंग इनकम हो गई। ट्यूशन फ़ी रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट, ये ऑपरेटिंग इनकम हो गई टीचर की।
सिमिलरली एक ब्रोकर को अपने कस्टमर से जो कमीशन मिलती है मकान बेचने और मकान खरीदवाने के एवज में जो कमीशन मिलती है, कमीशन रिसीव फ्रॉम कस्टमर, वो उसकी ऑपरेटिंग इनकम हो गई। ठीक है। एक बैंक को ऑपरेटिंग इनकम, बैंक की ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? बैंक को जब बैंक लोन देता है तो उस लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन। जो लोन बैंक ने अपने कस्टमर को दिया है उस पे जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ए बैंक। क्लियर? और इसी तरीके से और एग्जांपल ले सकते हैं। ऑपरेटिंग इनकम अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग इनकम होती है। आई एम ए टीचर, वट एवर आई एम गेटिंग एज ए सैलरी फ्रॉम स्कूल एंड वट एवर आई एम अर्निंग फ्रॉम स्टूडेंट बाय गिविंग दैम प्राइवेट कोचिंग्स, दैट इज ऑल माई ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, बिकॉज आई एम ए टीचर एंड माई प्रोफेशन, माई मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज टू टीच स्टूडेंट। सिमिलरली एक डॉक्टर जब पेशेंट को ट्रीट करता है, पेशेंट को ट्रीट करने से जो उसको फीस मिलती है, पेशेंट को ट्रीट करने से, डायग्नोस जो भी उसका इलाज करने से जो उसको फी मिलती है डॉक्टर को, दैट इज उसकी ऑपरेटिंग इनकम हो गई। इसी तरीके से एक लॉयर को जो फीस मिलती है अपने क्लाइंट से, जो फी मिलती है अपने क्लाइंट से, उसके बिहाफ पे जब वो केस लड़ता है, ठीक है, केस प्रेजेंट करता है, तो उसके बिहाफ पे जब तो उसको जो फीस मिलती है तो उसकी ऑपरेटिंग इनकम हो गई। इन शॉर्ट, जो भी एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक व्यक्ति को जो भी इनकम हो रही है अपनी मेन बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से, वो उसकी ऑपरेटिंग इनकम है। टीचर को पढ़ाने से जो इनकम हुई ऑपरेटिंग इनकम, स्कूल को पढ़ाने से जो इनकम हुई ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। और हीरो होंडा बाइक बेच के जो पैसा कमा रहा है वो ऑपरेटिंग इनकम। सिमिलरली लिवाइस जीन्स बना के जो बेच रही है और जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उसकी ऑपरेटिंग इनकम है। तो ऑपरेटिंग इनकम जो है, इट इज़ वेरी easy to identify operating income of a company provided you are able to identify the operating activity of the company.